हेलो एवरीवन, वेलकम टू पार्कृष्ण एकेडमी। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जून 2016 के बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस पार्ट बी और पार्ट सी दोनों के। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर डिपेंड्स ऑन देयर इंटरेक्शन विद वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सो सॉल्युबिलिटी जो है गैसेस की इन वाटर मॉलिक्यूल्स दैट डिपेंड्स ऑन देयर इंटरेक्शन विद वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल के साथ जो गैसेस हैं वो सॉल्युबिलिटी जो होगी वो डिपेंड किस पे करेगी, इंटरेक्शन के साथ। फोर गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड एंड अमोनिया। ठीक है, फोर गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है एंड अनदर वन इज अमोनिया। दीज फोर गैसेस, ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा देखो इन टर्म्स ऑफ द सॉल्युबिलिटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। अब इनमें इनका सॉल्युबिलिटी ऑर्डर हमें बताना है कि सबसे ज़्यादा सॉल्युबल कौन होगी, सबसे लीस्ट सॉल्युबल कौन होगी। ठीक है, अब वाटर है जो है दैट इज अ पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, दिस इज अ वेरी जनरल स्टेटमेंट, दैट इज लाइक डिजॉल्व्स लाइक। ठीक है, तो वाटर जो है सबसे ज़्यादा पोलर है, तो जो सबसे ज़्यादा पोलर गैस होगी वो सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होगी। ठीक है, जो सबसे कम पोलैरिटी होगी जिसकी, वो सबसे लीस्ट सॉल्युबल होगी। अब इसमें पोलैरिटी क्या होता है, पोलैरिटी इज अ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू एटम्स। ठीक है, तो किसी भी एटम्स में, दो एटम्स में जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है उतना ज़्यादा पोलर होगा, जिसमें सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है उसमें सबसे कम पोलैरिटी होगी। ठीक है, अब इन चारों के कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो ये वाला देखें ऑक्सीजन, इसमें क्या है, सबसे इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ही नहीं। ठीक है, सेम मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, तो ये जो होगी ये क्या होगी, नॉन पोलर गैस होगी और सबसे लीस्ट सॉल्युबल होगी। इनमें सबसे लीस्ट सॉल्युबल कौन किस में है, ऑक्सीजन जो है वो लास्ट में ऑप्शन किस में है, फोर्थ में। तो यहीं से हमें अपना आंसर मिल जाता है, दैट इज आंसर नंबर 4। ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो सबसे लीस्ट सॉल्युबल है। ठीक है, अब इसके बाकी गैसेस को भी जस्टिफाई करेंगे। अमोनिया, इनमें देखो बाकी बची ये तीनों, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड अमोनिया। ठीक है, इन तीनों में सबसे ज्यादा अगर पोलर गैस देखे तो कौन सी होगी, सबसे पोलर होगी अमोनिया। व्हाई, रीजन बीइंग कि इसमें एक तो नाइट्रोजन, इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। एक तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा पोलर बॉन्ड होता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक है, और दूसरा इंटरेक्शन की बात करें तो इसमें नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ अपनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा और हाइड्रोजन जो है वो इसकी ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो मैक्सिमम बनते हैं, तो इसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। एक तो ये पोलर बॉन्ड है सबसे ज़्यादा, ठीक है, इनके कंपैरेटिवली, और दूसरा इनमें इंटरेक्शंस जो है वाटर के साथ ये ज़्यादा इंटरेक्ट करता है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है अमोनिया की। सो अमोनिया जो है वो मोर सॉल्युबल होगा, उससे कम क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, अगर SO2 और CO2 की बात करें तो ये जो है इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम है, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होता है। ठीक है, सो SO2 क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड इज द मोर सॉल्युबल इन कंपैरिजन टू CO2। सो करेक्ट ऑर्डर विल बी अमोनिया, देन सल्फर डाइऑक्साइड, देन कार्बन डाइऑक्साइड एंड देन विल बी द ऑक्सीजन। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट ऑप्शन। Next is penicillin act as a suicide substrate. Which one of the following steps of catalysis does a suicide inhibitor affect? तो सुसाइड इनहिबिटर होता क्या है, ठीक है, इनमें कौन से स्टेप को, इनमें से कौन से कैटालिसिस स्टेप को वो इफेक्ट करेगा, ठीक है, कौन से रेट को इफेक्ट करेगा, वो इसमें हमें बताना है, K1 K2 K3। ठीक है, तो सबसे सुसाइड इनहिबिटर देखो होता कैसे है, सुसाइड इनहिबिटर का मैकेनिज्म, सुसाइड इनहिबिशन होती कैसे है। देखो सबसे पहले ये क्या है, एंजाइम है। ठीक है, एंजाइम है और ये सबस्ट्रेट है, मान लो सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम के साथ आके बाइंड करता है इसकी एक्टिव साइट पे, ये है एंजाइम, और इसकी एक्टिव साइट पे के ऊपर आके बाइंड किया सबस्ट्रेट। ठीक है, तो ये क्या बन गया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। देखो ये है एंजाइम और सबस्ट्रेट, दूसरा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। ये यहाँ तक जो स्टेप है वो बिल्कुल नॉर्मल जो रिएक्शन होती है, ठीक है, कैटालिटिक रिएक्शन नॉर्मल होती है, वही सेम होती है, वैसे इनिशियल स्टेजेस में सेम चलता है सब कुछ। ठीक है, डिफरेंस कहाँ आता है वो मैं एक्सप्लेन करूंगी अभी। देखो यहाँ पे जो K1 होगा, ठीक है, रेट कांस्टेंट होगा, ये बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, उसके बाद जो सबस्ट्रेट जो है ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, प्रोडक्ट में नॉर्मली कन्वर्ट हो जाता है, तो ये भी आपका स्टेप जो होगा वो नॉर्मल होगा। ठीक है, इसके बाद एंजाइम सबस्ट्रेट के बाद एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन जाता है। अब देखो जो प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, प्रोडक्ट तो बन गया, बट ये जो प्रोडक्ट बनता है ये क्या होता है, एक टॉक्सिक इंटरमीडिएट बनता है, टॉक्सिक इंटरमीडिएट जो कि क्या करता है, एंजाइम की, ये जो एंजाइम है इसकी एक्टिव साइट की कोवेलेंट मॉडिफिकेशन कर देता है। ये जो इसकी एक्टिव साइट है, इसकी एक्टिव साइट की कोवेलेंट मॉडिफिकेशन से इनहिबिशन कर देता है। ठीक है, कोवेलेंट मॉडिफिकेशन कर देता है जिससे कि इनहिबिट हो जाता है ये एंजाइम, इसीलिए इसको सुसाइड इनहिबिटर बोलते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या होगा, जिसके कारण ये वाला जो स्टेप है प्रोडक्ट के रिलीज का, ये वाला जो है K3, ये जो स्टेप है ये इफेक्ट होता है, ठीक है। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेप डज अ सुसाइड इनहिबिटर अफेक्ट दिस K3, क्योंकि ये भी नॉर्मली होता है, ये भी नॉर्मली होता है, डिफरेंस किस में आता है, K3 से। सो इट्स करेक्ट आंसर विल बी 3। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म। अब कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म में इनमें से कौन सी चीज, कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, देखो। HMG CoA reductase इज अ की रेगुलेटर ऑफ कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रेगुलेटर होता है HMG CoA reductase, ठीक है। सो दिस स्टेटमेंट एब्सोल्युटली राइट है। HMG CoA reductase is the key regulator of cholesterol biosynthesis. Next is biosynthesis takes place in cytoplasm. Yes, जो कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म है ये, इसकी बायोसिंथेसिस जो होती है साइटोप्लाज्म में होती है। नेक्स्ट इज रिडक्शन रिएक्शंस यूज NADH एज कोफैक्टर। अब देखो, रिडक्शन रिएक्शंस यूज NADH एज अ कोफैक्टर। अब जो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस होती है, ठीक है, इसकी सिंथेसिस में इसकी जो रिडक्शन रिएक्शंस होती हैं उसमें NADH नहीं NADPH यूज होता है, ठीक है। कोई भी सिंथेसिस रिएक्शंस है, कोई भी सिंथेसिस रिएक्शंस है, उसमें क्या होता है कि चाहे वो कोई भी मेटाबॉलिज्म हो, चाहे वो फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म हो, चाहे वो अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म हो, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म हो, ठीक है, किसी भी सिंथेसिस जो रिएक्शंस होती हैं, एक होती है सिंथेसिस रिएक्शंस, एक होती है कैटाबॉलिक रिएक्शंस, ठीक है। सो एनाबॉलिक रिएक्शंस में हमेशा जो यूज होता है दैट इज NADPH, ठीक है। और जो कैटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं उनमें क्या यूज होता है, NADH एज अ कोफैक्टर। तो ये जो है स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई, क्योंकि इसकी रिडक्शन रिएक्शंस में, ठीक है, इसके सिंथेसिस में क्या यूज होता है, NADPH। सो ये हो गया रॉन्ग, तो हमें करेक्ट आंसर मिल गया, दैट इज आंसर नंबर 3। कोलेस्ट्रॉल इज ट्रांसपोर्टेड बाय LDL इन प्लाज्मा, यस। सो ये बिल्कुल आपका करेक्ट है। इस पे जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है दैट इज आंसर नंबर 3। Next is predominant interactions between phospholipids that stabilize a biological membrane include। अब predominant interactions जो है phospholipids में कौन सी होती हैं, देखो फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर क्या होता है, फॉस्फोलिपिड, ये फॉस्फोलिपिड बाई लेयर है। इसमें होता क्या है, ये आपका पोलर हेड होते हैं, हाइड्रोफिलिक हेड ग्रुप होते हैं, ठीक है। और ये क्या होती है, हाइड्रोफोबिक टेल होती है। हाइड्रोफोबिक टेल है, ये हाइड्रोफिलिक हेड ग्रुप्स हैं। अब इसमें ये जो हाइड्रोफोबिक होते हैं टेल, ठीक है, इसमें दो जो टेल्स होती है आपस में, दोनों हाइड्रोफोबिक जो है आपस में अट्रैक्ट होती हैं, ठीक है, इंटरैक्ट करती हैं बाय हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस। इसमें सबसे ज्यादा जो मेजर इंटरेक्शंस होती हैं फॉस्फोलिपिड बाई लेयर में, ठीक है, वो क्या होती है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, ठीक है। अब ये वाली जो है ये क्या होती है, हाइड्रोफिलिक, ये वाटर के साथ इंटरेक्ट करती हैं और इंटरेक्ट करती हैं बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो इसमें दो जो मेजर इंटरेक्शन, वन मेजर इंटरेक्शन होती है दैट इज हाइड्रोफोबिक, ठीक है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। और दूसरी इंटरेक्शन कौन सी होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन देखो, एक इसमें है एक इसमें है ऑप्शन, मेजर हाइड्रोफोबिक होती है, इसके साथ ये है कोवेलेंट। कोवेलेंट नहीं होती है कभी भी, ठीक है, फॉस्फोलिपिड्स में मेम्ब्रेन में कोवेलेंट इंटरेक्शन नहीं होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट इज द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज पर मोल फॉर द रिएक्शन एट 30°C इन एन ओपन सिस्टम इज। तो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी डेल्टा जी नॉट आपको गिवन है, इसमें डेल्टा जी नॉट गिवन है। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट फ्री एनर्जी चेंज, डेल्टा जी आपको पूछा है, व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A and B आर, सो प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, सॉरी, ये जो आपके हैं A एंड B, इनके सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट, इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशंस भी गिवन है। तो पूछा क्या हुआ है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट फ्री एनर्जी चेंज, ठीक है। सो इसका फॉर्मूला क्या होता है फ्री एनर्जी चेंज का, दिस वन, डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के क्या है आपका, के होता है B बाय A, कॉन्स्टेंट है, B आपका प्रोडक्ट अपॉन सबस्ट्रेट, ठीक है। तो ये R क्या है आपका गैस कांस्टेंट, T इज द टेम्परेचर, डेल्टा जी नॉट इज द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज, ठीक है। सो फॉर्मूले में बस क्या करेंगे, हम वैल्यूज पुट कर देंगे, सो हमें आंसर मिल जाएगा अपना। देखो डेल्टा जी नॉट आपको गिवन है 1000 कैलोरी पर मोल, ए की कॉन्सेंट्रेशन गिवन है बी की। सो कोई भी न्यूमेरिकल जब आप सॉल्व करते हो, सबसे पहली बात कि यूनिट्स का बहुत ध्यान रखा जाता है कि यूनिट्स जो है वो सेम हो। लाइक ए जो है आपको माइक्रोमोलर में गिवन है, बी जो है आपको मिलीमोलर में गिवन है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, बी को भी माइक्रोमोलर में कन्वर्ट कर लेंगे, राइट। सो बी को भी माइक्रोमोलर में कन्वर्ट कर लिया, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में गिवन है, हमें कैल्विन में उसको कन्वर्ट करना होता है, सो +273 किया। सो इसमें क्या किया, बस सिंपली
एल एन को क्या किया, आर एन, आर जो होता है गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1.987 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। सो इसका वैल्यू डाली, टेम्परेचर 303 एल एन, ठीक है, बी बाय ए। तो इसको सॉल्व किया, हमें इसका आंसर मिल गया 3160, राइट, 3160। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल्स होते हैं, बस इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, जब हम यूनिट्स का ध्यान रखना होता है, हमें बहुत ध्यान से हमें इसको सॉल्व करना होता है। फॉर्मूला पता हो तो ऐसे क्वेश्चन को हमें ज़रूर अटेम्प्ट करना चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट इज इंडिकेट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट न्यूक्लिक एसिड्स एंड प्रोटीन स्ट्रक्चर्स इज करेक्ट। अब इसमें कौन सा जो स्टेटमेंट है न्यूक्लिक एसिड्स एंड प्रोटीन स्टेटमेंट्स के लिए करेक्ट है। फर्स्ट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द बेसिस इन द मेजर एंड माइनर ग्रूव्स ऑफ डीएनए इज एब्सेंट। क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेजर एंड माइनर ग्रूव्स में एब्सेंट होती है, होता है ऐसा। दिस इज लीनियर स्ट्रैंड, दिस इज डबल स्ट्रैंड डीएनए, ठीक है, डबल स्ट्रैंड डीएनए है। अब इसको क्या करते हैं, ट्विस्टिंग करके ये इसका 3D स्ट्रक्चर बन जाता है, इसकी ट्विस्टिंग होके ये इसका 3D स्ट्रक्चर बन जाता है। तो इसका 3D स्ट्रक्चर जब बनता है तो ये जो वाइडर पोर्शन होता है ग्रूव, दैट इज अ मेजर ग्रूव। यहाँ से हम देख सकते हैं इस डायग्राम में, इस डायग्राम में हमें अच्छे से पता चलेगा मेजर और माइनर ग्रूव। ये इसकी ट्विस्टिंग है, ठीक है, इसकी ट्विस्टिंग होके ये क्या है, ये जो बड़ा ग्रूव बन जाती है, ठीक है, इसमें ये क्या होती है मेजर ग्रूव, और ये जो छोटी होती है इसको क्या बोलते हैं माइनर ग्रूव, ठीक है। ये वाली क्या है, ये वाली है माइनर ग्रूव, ये वाली है मेजर ग्रूव। अब मेजर और माइनर ग्रूव क्या है, जस्ट ट्विस्टिंग से बनता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो पूरे में प्रेजेंट है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है, तो ये स्टेटमेंट जो होगी बिल्कुल इनकरेक्ट होगी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन बेसिस इन द मेजर एंड माइनर ग्रूव्स इज एब्सेंट, ठीक है, एब्सेंट नहीं होती, होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो दिस इज रॉन्ग ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट इज बोथ यूरासिल एंड थायमिन हैव अ मिथाइल ग्रुप बट एट डिफरेंट पोजीशंस। अब इसके लिए हमें इनके स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए। यूरासिल एंड थायमिन ये क्या है, पिरिमिडिन्स हैं। पिरिमिडिन, दिस इज द बेसिक जो पिरिमिडिन रिंग होती है, ये क्या है, बेसिक पिरिमिडिन रिंग। अब इसमें ये क्या है, साइटोसिन, थायमिन एंड यूरासिल, ये जो 3 पिरिमिडिन बेस होते हैं, ठीक है। अब इसमें इनको मेमोराइज कैसे करना है, देखो ये क्या है NH, यहाँ पे N है, यहाँ पे N है। सबसे इनका सिंपल स्ट्रक्चर जो होता है किसका होता है, यूरासिल का। सबसे सिंपल किसका होता है, यूरासिल का। यूरासिल में क्या है, देखो यहाँ पे बस, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, ठीक है। सिंपल पिरिमिडिन बेस के यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगा दो, यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगा दो, ये क्या बन जाएगा आपका यूरासिल। नेक्स्ट इज थायमिन। थायमिन कैसे बनता है, यूरासिल के स्ट्रक्चर, यूरासिल में बस एक मिथाइल ग्रुप ऐड कर दो, दैट विल बी थायमिन, ठीक है, थायमिन बन जाएगा। यूरासिल की मिथाइलेशन से क्या बनता है, थायमिन। और अगर साइटोसिन की बात करें, साइटोसिन कैसे बनता है, यूरासिल का एक डबल बॉन्ड हटा के उस पर अमोनिया ग्रुप लगा देते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड हटा के उस पर क्या लगा दो, अमाइनो ग्रुप लगा दो, वो बन जाएगा साइटोसिन, ठीक है। अभी स्टेटमेंट्स पे वापस जाते हैं, क्या था उसमें, बोथ यूरासिल एंड थायमिन हैव अ मिथाइल ग्रुप बट एट डिफरेंट पोजीशंस। नो, यूरासिल में क्या था, यूरासिल में ये रिंग थी, रिंग के, ठीक है, यहाँ पे N ग्रुप है, यहाँ पे N ग्रुप है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे ये रिंग है, ठीक है, रिंग के यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, ये है आपका यूरासिल, ठीक है। अगर एक मिथाइल ग्रुप अटैच कर दे तो वो क्या हो जाएगा, थायमिन हो जाएगा। तो दोनों पे नहीं होता, दैट मीन्स ये भी आपकी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट इज द बैकबोन डाइहेड्रल एंगल्स ऑफ अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट्स आर वेरी सिमिलर। नो, जो बैकबोन रामाचंद्रन प्लॉट अगर देखें, रामाचंद्रन प्लॉट में देखें तो क्या है, क्या पूछा था उन्होंने, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट्स। अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट, ये क्या है, अल्फा हेलिक्स, ठीक है, ये क्या होती है अल्फा हेलिक्स, ये क्या है बीटा शीट। तो अल्फा हेलिक्स का इस पोर्शन में आता है, बीटा शीट्स का इस पोर्शन में आते हैं, ठीक है। तो क्या है, सिमिलर तो नहीं है ये, अगर सिमिलर होते तो एक ही पोजीशन पे दोनों का आता, ओनली द हाइड्रोजन बॉन्डिंग पैटर्न इज डिफरेंट। नो, ठीक है, दिस इज इनकरेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज, तो एक ही करेक्ट बचा है, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। इसको भी रीड कर लेते हैं एक बारी। अ बीटा टर्न इज फॉर्म्ड बाय 4 अमाइनो एसिड्स, द टाइप ऑफ बीटा टर्न इज डिटर्मिन्ड बाय डाइहेड्रल एंगल्स ऑफ सेकंड एंड थर्ड अमाइनो एसिड। तो बीटा टर्न को देखते हैं, दिस इज बीटा टर्न। बीटा टर्न में क्या है, बीटा टर्न जो है ये 4 यूनिट से ही बनता है, 1 2 3 एंड 4, ठीक है, 4 से ही बनता है। और इसमें नेक्स्ट क्या था, द टाइप ऑफ बीटा टर्न इज डिटर्मिन्ड बाय डाइहेड्रल एंगल्स ऑफ सेकंड एंड थर्ड अमाइनो एसिड।
तो यस क्या होता है, ये है सेकंड आपकी यूनिट, ये है थर्ड, ये है सेकंड, ये है थर्ड, इन्हीं में ही क्या होते हैं डायहेड्रल एंगल बनता है ये सेकंड और थर्ड में। तो इसी से टाइप ऑफ बीटा टर्न पता चलता है। सो यस दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4। So next is, in a mitochondrial respiration experiment, a researcher observed the following profile of oxygen consumption upon addition of following compounds at times first, second and third. So ये है, ये क्या किया है उन्होंने, माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन एक्सपेरिमेंट है जिसमें रिसर्चर ने ये सारे कंपाउंड जो हैं वो ऐड किए हैं, रिएक्शन में एडिशन होने पे उनको ये रिजल्ट मिला है, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे, ठीक है, ये रिजल्ट मिला है। तो हमें क्या करना है, हमें कौन सा वाला कंपाउंड क्या हो सकता है, ठीक है, उसको मैच करके हम ये आंसर को, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखो, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए ये सारे के सारे कंपाउंड का फंक्शन क्या है, ये करके इनके एडिशन से होना क्या चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए ऑक्सीजन कंजप्शन या डिक्रीज होनी चाहिए, ठीक है। सो फर्स्ट क्या है आपका एडीपी और पीआई। एडीपी क्या है, एडीपी से क्या बनता है, एटीपी बनता है, ठीक है। सो एडीपी, जितना ज़्यादा एडीपी होगा उतनी ही ज़्यादा जो है एटीपी सिंथेसिस उतनी इंक्रीज होगी, ठीक है, उतनी इंक्रीज होगी तो उससे क्या होता है, ऑक्सीजन कंजम्पशन जो है वो इंक्रीज होती है। तो फर्स्ट जो है, फर्स्ट जो हो गया आपका एडीपी को ऐड करने से ए के साथ, ए से क्या हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। उसके बाद है बी इज अ डाइनाइट्रोफिनोल एंड अनकपलर। अनकपलर क्या करता है, अनकपलर प्रोटॉन ग्रेडियंट को डिसरप्ट करता है, ठीक है। प्रोटॉन ग्रेडियंट किस चीज के लिए चाहिए, एटीपी सिंथेसिस के लिए चाहिए। तो अनकपलर क्या करेगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट को ही डिसरप्ट कर देता है, ठीक है। तो जिससे क्या होती है, एटीपी सिंथेसिस जो होती है वो अनकपल हो जाती है, एटीपी सिंथेसिस नहीं हो पाती अनकपलर के एडिशन से। सो अगर एटीपी सिंथेसिस नहीं होगी तो सिग्नल्स मिलते हैं जिससे कि एटीपी सिंथेसिस नहीं हो रही, जिससे सिग्नल मिलते हैं, तो ऑक्सीजन कंजम्पशन और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है कि और ज़्यादा बॉडी में एटीपी सिंथेसिस हो जाए, ठीक है। सो क्या होता है कि बी को ऐड करने से भी, अनकपलर को ऐड करने से भी ऑक्सीजन कंजम्पशन जो है वो इंक्रीज होती है, ये याद रखना, ऑक्सीजन कंजम्पशन इंक्रीज होती है बट एटीपी सिंथेसिस स्टॉप होती है, ठीक है। सो थर्ड क्या है, ओलिगोमाइसिन। ओलिगोमाइसिन एटीपीएस इनहिबिटर है, सो इनहिबिटर को ऐड करने से क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगी ऑक्सीजन कंजम्पशन। फोर्थ इज अ साइनाइड, डी इज अ साइनाइड, साइनाइड को ऐड करने से भी, ये भी इनहिबिटर है, इससे भी डिक्रीज हो जाती है। जो है ई सक्सिनेट, सक्सिनेट से कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है, इससे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। सक्सिनेट क्या है, सबस्ट्रेट है जिससे कि क्या बनेगा, इसके मेटाबोलाइज होने से एफ जो सब कोफैक्टर है वो रिलीज होता है, ठीक है। एफ जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को मिलता है जिससे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो इससे ऐड होने से, सक्सिनेट के ऐड करने से इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पे इफेक्ट नहीं पड़ता, ऑक्सीजन कंजप्शन पे इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। सो अगर इसको देखें, इसके ऑप्शंस को देखें, फर्स्ट नंबर पे जो है आपका इंक्रीज वाले कौन से हैं, इंक्रीज वाले हैं फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट और थर्ड टाइम पे जो जो ऐड हुआ है उससे इंक्रीज हो रही है, ठीक है। सेकेंड टाइम पे जो ऐड हुआ है उससे डिक्रीज हुई है इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन कंजम्पशन। तो इंक्रीज वाले कौन कौन से होने चाहिए, फर्स्ट या थर्ड, ठीक है। जिसमें इंक्रीज हुआ है वो क्या हो सकते हैं, फर्स्ट या थर्ड, फर्स्ट या थर्ड, ठीक है, फर्स्ट या थर्ड, ये भी फर्स्ट या थर्ड हो सकता है। और सी और डी क्या है इसमें, ये सेकंड ऑप्शन में हो सकते हैं, सी और डी सेकंड में हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करें, अगर हम सी और डी हमेशा सेकंड के साथ ही होंगे, सी और डी, इसमें देखो टू के साथ, सेकंड के साथ ई दिया हुआ है, तो ये आपका इनकरेक्ट हो गया थर्ड वाला ऑप्शन, ठीक है। तो थर्ड के साथ या तो ए या तो बी, या तो ए या तो बी, तो थर्ड ऑप्शन के साथ बी सिर्फ फोर्थ ऑप्शन में है, सो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, 4। इसके बाकियों को भी चेक कर लेते हैं। फर्स्ट 1 के साथ है ए, यस हो सकता है, ठीक है, 1 के साथ है ए हो सकता है, और सेकंड के साथ है सी, सो हो सकता है, थर्ड के साथ है बी, ये भी हो सकता है। सो फोर्थ आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, your correct option will be fourth. Next is, a researcher has developed a program to evaluate the stability of a protein by substituting each amino acid at a time by other 19 amino acids. For a protein, a researcher has observed the following changes in stability upon substitution of amino acids in loops, helices, sheets, protein core and on the protein surface. So देखो हर साल एक क्वेश्चन पार्ट सी में ऐसा क्वेश्चन आता ही है जो कि देखने में बहुत बड़ा होता है बट बहुत ज़्यादा सिंपल होता है, जिसका कि आंसर उसकी इन्फॉर्मेशन में ही, गिवन इन्फॉर्मेशन में ही हिडन होता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को
आराम से पढ़ना चाहिए, आराम से पढ़ोगे, एक बारी में पढ़ोगे, एक बारी में ही सॉल्व हो जाएगा। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, जैसे कि कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस होते हैं, उसमें आंसर्स क्वेश्चंस पूछे होते हैं, सेम वैसे ही है ये। देखो, अ रिसर्चर हैज डेवलप्ड अ प्रोग्राम टू इवैल्यूएट द स्टेबिलिटी ऑफ अ प्रोटीन बाय सब्स्टिट्यूटिंग ईच अमाइनो एसिड। तो क्या किया, प्रोटीन में प्रोटीन की स्टेबिलिटी को देखा, उसमें डिफरेंट डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स हैं उसमें अमाइनो एसिड्स को रिप्लेस किया है, ठीक है। फॉर अ प्रोटीन अ रिसर्चर हैज ऑब्जर्व्ड द फॉलोइंग चेंजेस इन स्टेबिलिटी। ये है डिफरेंट हेलिक्स है, शीट्स है, लूप्स हैं, ठीक है। हेलिक्स, शीट्स, लूप्स, ठीक है, सरफेस और कोर पे। ये स्टेबिलिटी ग्राफ है, स्टेबिलिटी ये डिक्रीज हो रही है, ये ऊपर को इंक्रीज हो रही है। तो ये इंफॉर्मेशन जो दी हुई है, लूप्स आर मोर टॉलरेंट। देखो, ग्राफ को देख के हमने स्टेटमेंट के साथ मैच करना है और देखेंगे कि कौन सी ट्रू स्टेटमेंट है, कौन सी फॉल्स स्टेटमेंट है। सो देखो, लूप्स आर मोर टॉलरेंट, लूप्स आर मोर टॉलरेंट, जो जो ऊपर होंगी, ठीक है, जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, मतलब वो ज़्यादा टॉलरेंट है, ठीक है। सो लूप्स देखो, लूप्स में स्टेबिलिटी इंक्रीज है, ठीक है, तो इसका मतलब लूप्स आर मोर टॉलरेंट, ये आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद है शीट्स आर मोर टॉलरेंट। शीट्स में क्या है, स्टेबिलिटी नीचे को है, तो डिक्रीज हो रही है स्टेबिलिटी, दैट मीन्स मोर टॉलरेंट नहीं है। तो ये आपका बी क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। उसके बाद है सी। सी आपका क्या है, कोर इज मोर लेस टॉलरेंट, कोर इज लेस टॉलरेंट, यस, कोर इज लेस टॉलरेंट क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी कम है। उसके बाद हेलिक्स आर मोर टॉलरेंट, हेलिक्स आर लेस टॉलरेंट, सॉरी, हेलिक्स आर लेस टॉलरेंट, ये है, ठीक है। अब इसमें इक्वल इक्वल है तो इसको होल्ड पे रखेंगे हम। बाकी क्या है, सरफेस इज मोर टॉलरेंट, सरफेस इज मोर टॉलरेंट, यस, सरफेस इज मोर टॉलरेंट, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो इसमें देखेंगे ए, सी एंड डी। ए एंड, जिसमें दोनों के दोनों ऑप्शन करेक्ट है, क्या है, ए एंड सी, ये करेक्ट है, ठीक है। सी एंड डी, डी जो है, डी आपका करेक्ट नहीं है, लेस टॉलरेंट नहीं है, इसमें इक्वल है। डी क्या है, सी एंड डी, डी आपका करेक्ट नहीं है। उसके बाद है ए एंड बी, ए एंड बी, इसमें बी करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट इज बी एंड ई, बी एंड ई, बी करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो बी ऑप्शन जिसमें आ रहा है वो करेक्ट नहीं है, बी एंड डी जिसमें भी आ रहे हैं वो करेक्ट नहीं है। बी इसमें आ रहा है, बी इसमें आ रहा है और डी इसमें आ रहा है, ठीक है। तो ये इनकरेक्ट है, इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट, दैट इज ए एंड सी। नेक्स्ट इज इंडिकेट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। अब देखो, इसमें आपको स्ट्रक्चर्स विद उनके नेम्स प्रॉपर याद होने चाहिए। ये क्या है, सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड पाथवे के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, सिट्रिक एसिड पाथवे के मॉलिक्यूल्स हैं। अब किसी को अगर स्ट्रक्चर्स नहीं भी याद होते तो सिर्फ इतना मेमोराइज करो इसमें कि कौन सा जो कंपाउंड है, कौन सा मॉलिक्यूल है, वो कितने नंबर ऑफ कार्बन का है, ठीक है। तो इसमें देखो, ये है आपका सिट्रिक एसिड साइकिल, तो इसमें ये है आपका ऑक्सैलो एसीटेट, ठीक है। ऑक्सैलो एसीटेट से स्टार्ट होता है, इसमें एसिटाइल को ये आके बाइंड करता है तो क्या बनता है, सिट्रेट। सिर्फ दो मॉलिक्यूल्स हैं इसमें ऐसे जो कि 6 कार्बन के होते हैं, सिट्रेट और आइसोसिट्रेट, ठीक है। जो 6 कार्बन्स के हैं आपके, वो कौन से हैं, सिट्रेट और आइसोसिट्रेट, ठीक है। 5 कार्बन का कौन सा होता है, इसके बाद क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन होती है और अल्फा कीटोग्लूटरेट बनता है। अल्फा कीटोग्लूटरेट, अल्फा कीटोग्लूटरेट आपका कितने का है, 5 कार्बन का, ठीक है। अल्फा कीटोग्लूटरेट जो है 5 कार्बन का है। उसके बाद बाकी जितने भी हैं वो सारे के सारे 4 कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं। 6 का कौन सा है, सिट्रेट और आइसोसिट्रेट, ठीक है। कीटोग्लूटरेट जो है वो 5 कार्बन का है, बाकी सारे के सारे 4 कार्बन कंपाउंड्स हैं, ठीक है। तो इसमें देखेंगे तो ए नंबर पे क्या लिखा है, आइसोसिट्रेट, ठीक है, ए आइसोसिट्रेट, यस। सिट्रेट और आइसोसिट्रेट जो है ये 6 कार्बन के ही, ये आपका 6 कार्बन है। बी आपका 6 कार्बन कंपाउंड है, ए और बी, ठीक है, ये दोनों आपके 6 कार्बन कंपाउंड है, मतलब ए और बी दोनों पे या तो सिट्रेट या आइसोसिट्रेट होना चाहिए था, ठीक है। तो इसमें ए में तो आइसोसिट्रेट है, बी में अल्फा कीटोग्लूटरेट, जबकि ये 6 कार्बन नहीं है, ये है 6 कार्बन कंपाउंड, ये भी है 6 कार्बन कंपाउंड। ये कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन कंपाउंड, इसका मतलब सी पे क्या आ जाएगा, अल्फा कीटोग्लूटरेट, राइट। 1 2 3 4, ये है 4 कार्बन कंपाउंड। सो 5 कार्बन आपका कौन सा होगा, 5 कार्बन होगा, मतलब सी ऑप्शन पे क्या आना चाहिए, अल्फा कीटोग्लूटरेट, जो कि इसमें है या फिर इसमें है, ठीक है। तो इसमें है और इसमें है, तो इसका मतलब सेकंड और थर्ड में से ही आपका कोई करेक्ट ऑप्शन है। तो इसमें देखो, ए सिट्रेट, बी आइसोसिट्रेट, इसमें ए आइसोसिट्रेट और बी सिट्रेट। अब देखो, सिट्रेट और आइसोसिट्रेट दोनों में क्या डिफरेंस होता है, जो सिट्रेट है वो एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। देखो, ये है सिट्रेट, ये है आइसोसिट्रेट। जो सिट्रेट है इसमें क्या होता है कि जो आपका OH ग्रुप है,
जो आपका OH ग्रुप है ये मिडल में अटैच्ड होता है कार्बन के साथ, अल्फा कार्बन के साथ, ठीक है। जो आइसोसिट्रेट है इसमें जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो लास्ट में, लास्ट वाले कार्बन, ये जो सेकंड लास्ट कार्बन होता है इसके साथ अटैच होता है आइसोसिट्रेट में। तो ए आपका क्या है, ए आपका क्या है सिट्रेट, बी आपका क्या है आइसोसिट्रेट, 3 आपका क्या है, सी आपका क्या है अल्फा कीटोग्लूटरेट एंड डी क्या है oxaloacetate which is a 4 carbon compound. So its correct option will be second. Next is the turnover number and specific activity of an enzyme in a reaction are, तो इसमें पूछा क्या है टर्नओवर नंबर एंड स्पेसिफिक एक्टिविटी, ठीक है। स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, इसमें गिवन क्या चीजें हैं, दैट इज मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट किसका, एंजाइम का मॉलिक्यूलर वेट है वी मैक्स इज इक्वल टू 4 माइक्रोमोल ऑफ सबस्ट्रेट पर मिनट, एक मिनट में 4 माइक्रोमोल ऑफ सबस्ट्रेट, ठीक है। इसमें माइक्रोमोल्स, इसमें सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 4 माइक्रोमोल्स, ठीक है। और दूसरा क्या गिवन है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एंजाइम का मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। और तीसरा क्या गिवन है, एंजाइम का गिवन वेट कितना है, 2 माइक्रोग्राम। अब अगर हमें कैलकुलेट करना है टर्नओवर नंबर एंड स्पेसिफिक एक्टिविटी, तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले स्पेसिफिक एक्टिविटी का क्या फॉर्मूला होता है, मोल्स ऑफ द सबस्ट्रेट, ठीक है, कितने मोल्स हैं सबस्ट्रेट के, डिवाइडेड बाय एंजाइम इन मिलीग्राम, ठीक है, एंजाइम पर मिनट, मोल ऑफ सबस्ट्रेट डिवाइडेड बाय एंजाइम इन मिलीग्राम पर मिनट। तो क्या आएगा इसका, कितने मोल्स ऑफ सबस्ट्रेट गिवन है, 4 माइक्रोमोल, और एंजाइम क्या है, 2 माइक्रोग्राम्स में, इसको कन्वर्ट कर लिया मिलीग्राम्स में, ठीक है। माइक्रोग्राम है, इसको कन्वर्ट कर लिया मिलीग्राम्स में पर मिनट, तो कितना आ गया 2 × 10⁻³ माइक्रोमोल पर मिनट, राइट। सो उसके बाद ये आपका आ गया स्पेसिफिक एक्टिविटी, ठीक है। बस फॉर्मूला था, फॉर्मूले में पुट किया, मोल्स बताए, एंजाइम जो है वो किस में दिया हुआ है, माइक्रोग्राम में, ठीक है। तो फॉर्मूले में पुट किया तो क्या आ गया आपका स्पेसिफिक एक्टिविटी। नेक्स्ट इज टर्नओवर नंबर, दैट इज के कैट। इसका क्या फॉर्मूला होता है, वी मैक्स ओवर ई टी, वी मैक्स आपकी कितनी है, 4 माइक्रोमोल पर मिनट, राइट। वी मैक्स इज गिवन 4 माइक्रोमोल पर मिनट एंड ई टी क्या है, टोटल एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन, वो कितनी आ जाएगी, एंजाइम अमाउंट डिवाइडेड बाय, जैसे हम मॉलिक्यूलर वेट, जैसे हम मोल्स कैलकुलेट करते हैं गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, सेम ऐसे ही एंजाइम को कैलकुलेट करते हैं, एंजाइम अमाउंट अपॉन गिवन अमाउंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। गिवन अमाउंट कितनी है 2 और मॉलिक्यूलर वेट कितना है 40,000, ठीक है। तो इसका क्या कितना आ गया, ET 1/20,000। तो इसमें पुट किया हमने फॉर्मूला में, तो हमें के कैट की वैल्यू मिल गई। तो इट्स वेरी सिंपल। सो इससे हमें स्पेसिफिक एक्टिविटी और टर्नओवर नंबर कैलकुलेट कर लिए। स्पेसिफिक एक्टिविटी होती क्या है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सबस्ट्रेट जो हैं वो 1 मिनट में पर मिलीग्राम ऑफ एंजाइम कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सबस्ट्रेट कन्वर्टेड बाय पर मिलीग्राम ऑफ एंजाइम पर मिनट। सो ये इसका फॉर्मूला है, ये इसका फॉर्मूला है। इन दोनों फॉर्मूलाज में हमने जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो पुट किया और हमें अपना आंसर मिल गया। तो इट्स करेक्ट ऑप्शन विल बी आंसर नंबर 1. Next is both sphingomyelin and phosphoglycerides are phospholipids. Which one of the following statements is not correct? तो इसमें दोनों क्या है, दोनों के दोनों फॉस्फोलिपिड्स हैं। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। फर्स्ट इज while one has a fatty acid tail attached via an ester bond, in other the fatty acid tail is attached via an amide bond. तो इसमें देखिए ये क्या है आपका सफिंगोमाइलिन है, ये क्या है आपका फॉस्फोग्लिसराइड है, ठीक है। सफिंगोमाइलिन में देखिए तो क्या है, किससे अटैच होती है आपकी, ये क्या है फैटी एसिड टेल। फैटी एसिड टेल जो है ये अटैच है अमाइड बॉन्ड के साथ, ठीक है। ये क्या है, ये है फैटी एसिड टेल अटैच्ड वाया एन एस्टर बॉन्ड, इन अनदर द फैटी एसिड टेल इज अटैच्ड वाया एन अमाइड बॉन्ड। सो ये है आपकी फैटी एसिड टेल, ये है आपकी फैटी एसिड टेल, ठीक है। फैटी एसिड टेल जो है ये इसके साथ अमाइड बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड है, ठीक है। जबकि फॉस्फोग्लिसराइड में ये है आपकी फैटी एसिड टेल, ये किसके साथ अटैच होती है, एस्टर बॉन्ड के साथ, ठीक है। सो ये आपका जो ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट इज द हाइड्रोफिलिसिटी ऑफ बोथ इज डिपेंडेंट ऑन द फॉस्फेट ग्रुप एंड द अदर हेड ग्रुप्स अटैच्ड टू द फॉस्फेट ग्रुप। सो हाइड्रोफिलिसिटी ये क्या होता है आपका, हाइड्रोफिलिक एक होता है हाइड्रोफोबिक, ठीक है। ये क्या है आपका टेल,
ये होती है टेल, ये वाली, और ये क्या होता है आपका, ये हाइड्रोफोबिक टेल, और ये होती है हाइड्रोफिलिक हेड ग्रुप, ठीक है। सो हेड ग्रुप जो है इसमें क्या होता है, एक फॉस्फेट ग्रुप प्लस साथ में इसका जो हेड ग्रुप अटैच होता है, फॉस्फेट ग्रुप प्लस साथ में हेड ग्रुप, ठीक है। इसमें भी क्या है, हाइड्रोफोबिक में आपकी होंगी ये सारी चीज, ठीक है, और ये आपकी होंगी हाइड्रोफिलिक में क्या होगा, एक हेड ग्रुप प्लस इसके साथ ये फॉस्फेट ग्रुप। तो दोनों की जो हाइड्रोफिलिसिटी है दैट डिपेंड्स ऑन फॉस्फेट ग्रुप एंड अदर हेड ग्रुप इसमें कौन सा अटैच होता है, फॉस्फेट के साथ हेड ग्रुप अटैच होता है दिस वन, इसमें भी कॉलिन है, ठीक है, इसमें ये है। तो क्या है, फॉस्फेट ग्रुप के साथ इसमें भी कॉलिन है, इसमें भी कॉलिन है, हेड ग्रुप और फॉस्फेट इन दोनों के मिला के, ठीक है, इन दोनों के इंटरेक्शंस के बेसिस पे ही जो हाइड्रोफिलिसिटी है वो डिपेंड करती है। नेक्स्ट इज ओनली वन ऑफ देम मे कंटेन अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ओनली वन ऑफ देम मे कंटेन अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, नो। सिर्फ देखो इसमें तो सफिंगोसीन, जो सफिंगोमाइलिन होती है इसमें क्या प्रेजेंट होता है, सफिंगोसीन हेड ग्रुप जिसमें कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, इसमें भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो सकता है मे बी, अगर जो आपका हेड जो आपकी फैटी एसिड ग्रुप अटैच है वो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड से बना हो, ठीक है। सो ये आपका ऑप्शन जो है वो बिल्कुल इनकरेक्ट है कि दोनों के में से किसी एक के साथ ही कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो सकता है। सफिंगोमाइलिन में तो प्रेजेंट होता है और फॉस्फोग्लिसराइड में भी हो सकता है। बोथ में हैव कॉलिन एज हेड ग्रुप, यस दोनों के साथ हेड ग्रुप हो सकता है कॉलिन, ठीक है, जैसे कि हमने इसमें भी देखा था, ये भी कॉलिन है ये भी कॉलिन है, तो दोनों के साथ कॉलिन अटैच हो सकता है एज हेड ग्रुप। सो ये तीनों के तीनों आपके जो है फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ ये करेक्ट है। इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन नंबर 3, सो विच इज द राइट आंसर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं।